एक तो आज भगत सिंह को भी याद करने का दिन है और भगत सिंह को याद करने का मतलब कि उनकी स्मृतियों को लेकर के और भी बहुत सारी चीज़ें अभी जो समकालीन समय में, समकालीन भारत में, समकालीन दुनिया में चल रही हैं, उन पे भी हम लोग थोड़ी बातचीत करेंगे। एक संदर्भ जरूर होगा। आज जो अभी किसान बिल आया हुआ है जिसको लेकर के पूरे देश में काफ़ी हलचल है, तो भगत सिंह को दरअसल जब हम लोग अपनी स्मृतियों में लेते हैं, संदर्भों में लेते हैं, तो मुझे लगता है कि भगत सिंह को उनके सही परिप्रेक्ष्य में याद करने का मतलब ये होगा कि हम उनसे एक दोस्ताना बनाएं, कामरेड भगत सिंह से। और वो दोस्ताना दरअसल ये है कि हम भगत सिंह को पूजना नहीं चाहते हैं, भगत सिंह को चूमना चाहते हैं, प्यार से चूमना चाहते हैं, दोस्ताने में शेक हैंड करना चाहते हैं। तो मेरा यही मतलब था कि विचार और चेतना के स्तर पर हम भगत सिंह के साथ एक याराना विकसित करें, एक दोस्ताना विकसित करें और भगत सिंह को कम से कम जिन चीज़ों की उन्होंने मुखालफत की, जिस पूजा पाठ और जिस पाखंड की मुखालफत की, भगत सिंह के साथ जब हम दोस्ताना बनाएं, रिश्ता बनाएं, उनको याद करें, उनको स्मृतियों को जीवंत करें, तो कम से कम इस चीज़ से हम लोग थोड़ा दूर रहें और यह भी कोशिश करें कि जो विचार और चेतना की दीप्ति है उसे हम लोग भगत सिंह के साथ जब हम उनको याद करते हैं तो उस वैचारिक चेतना को, उस वैचारिक दीप्ति को जिसको भगत सिंह ने हासिल किया था, वहाँ अगर हम पहुँचते हैं तो सही संदर्भों के साथ पहुँचने की कोशिश करें। भगत सिंह ने लिखा था कि जो क्रांति है वो परिश्रमी विचारकों और परिश्रमी कार्यकर्ताओं के यहाँ की पैदावार है, उन्हीं के यहाँ पैदा होती है। यानी क्रांति कहीं और घटित नहीं होती, वो हमारे श्रम पर आधारित है और हमारे मेहनत की दुनिया में ही घटित होती है। मुक्तिबोध की भी मुझे पंक्तियाँ याद आ रही हैं जब वो कहते हैं कि विचार आते हैं बोझ ढोते वक्त, विचार आते हैं पीठ पर बोझ ढोते वक्त, विचार आते हैं सिर पर बोझ उठाते समय। यानी जब हम मेहनत करते हैं, जब हम श्रम में होते हैं तो विचार आते हैं। और उसका एक सबसे जो बड़ा संदर्भ ये है कि भगत सिंह को जब हम याद करें तो ये भी सोचें कि आखिर जब भगत सिंह कहते हैं कि क्रांति वो परिश्रमी विचारकों और परिश्रमी लोगों के बीच ही पैदा होती है, मुक्तिबोध जब कहते हैं कि विचार आते हैं बोझ ढोते वक्त, विचार आते हैं जब हम पीठ पर बोझ ढोते हैं, विचार आते हैं जब हम सिर पे बोझ उठाते हैं, यानी जब हम मेहनत करते हैं तो सबसे विचारवान क्षणों में होते हैं। विचार के सबसे ऊर्जावान और सबसे दीप्त क्षण तभी होते हैं जब हम परिश्रम से जुड़े होते हैं। और अभी जो लोग परिश्रम से जुड़े हुए हैं समकालीन भारत में, जो हमारे किसान हैं, जो हमारे मजदूर हैं, उनकी दुनिया में दुश्वारियां बढ़ी हैं। तो आज जब हम भगत सिंह को याद करते हैं तो उन संदर्भों को भी याद करने की ज़रूरत है कि भगत सिंह कैसा भारत चाहते थे। भगत सिंह के सपनों में किसान मजदूर ये कहाँ थे? भगत सिंह का जो भारत होता तो वो कैसा भारत होता? तो भगत सिंह के कुछ कोट हैं, कुछ जो उनके उदाहरण हैं, उसे हम लोग देख सकते हैं। जैसे मैं एक जगह देखता हूँ जो 24 फरवरी 1931 को भगत सिंह जब लिखते हैं टू यंग पॉलिटिकल वर्कर्स को, अपने युवा साथियों को जब वो लिखते हैं तो वो लिखते हैं कि किसानों और मजदूरों को संगठित करने का हमको काम करना चाहिए। यानी वो अपने युवा साथियों से ये अपील करते हैं कि हमें किसानों और मजदूरों को संगठित करने का काम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि क्रांति के असली जो सैनिक हैं वो किसान और मजदूर ही हैं। तो ये जो एकदम साफ समझ थी भगत सिंह के यहाँ, इसी साफ समझ की आज हमें ज़रूरत है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि भगत सिंह से हमारी दोस्ती हो। भगत सिंह से दोस्ती का मतलब कि भगत सिंह के विचारों से हमारी दोस्ती हो। हम भगत सिंह के विचारों को समझें, पढ़ें, जानें और तब भगत सिंह के करीब जाएं, तो वो ज़्यादा सार्थक और ज़्यादा कामयाब रिश्ता होगा हमारा। फिर जब उनको मैं एक और कोट देखता हूँ, जब वो लिखते हैं कि
कोई भी आदमी भूख और ठंड से पीड़ित न रहे, वो ऐसा भारत चाहते हैं कि कोई भी आदमी भूख से और ठंड से यानी कष्टों से पीड़ित न हो, वो ऐसा भारत चाहते हैं। वो कहते हैं कि जब कोई निचला वर्ग है तो मैं उसी में हूँ, यानी हिंदुस्तान में अगर कोई निचला वर्ग है तो मैं उसी निचले वर्ग में हूँ। वो यह भी कहते हैं कि कोई भी जब तक जेल में है तो मैं आज़ाद कैसे हो सकता हूँ। तो भगत सिंह के सपनों का जो भारत था, उनके ऊपर एक अच्छे शोधकर्ता चमन लाल जी लिखते हैं कि भगत सिंह ने भारत के कामगार, मजदूर, किसान और जो दलित निचले वर्ग के लोग हैं, उन्हीं की दुनिया और उन्हीं का भारत चाहते थे। भगत सिंह ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं ऐसी दुनिया चाहता हूं जिस समाज में कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य का शोषण न करे, कोई देश किसी दूसरे देश का शोषण न करे। तो ये कौन सी दुनिया हो सकती थी? निश्चित रूप से और यकीनन यह एक समाजवादी दुनिया थी। उस समय की विसंगतियों पर वो अक्सर जिक्र करते हैं। उन्होंने एक जगह लिखा भी है कि हमारे नेता किसानों के आगे झुकने की अपेक्षा अंग्रेजों के आगे झुकना ज़्यादा पसंद करते हैं। यानी उनकी निगाह में जो हमारे नेतागण थे उस समय, जो हमारे आज़ादी के आंदोलन थे, आज़ादी के नायक थे, हमारे आज़ादी की आंदोलन के जो नायक थे, वो किसानों के साथ जाने में, किसानों को साथ ले आने में शायद मुझे लगता है कि कुछ तौहीन का अनुभव करते थे। इसे भगत सिंह ने देखा था, महसूस किया था और उसे रेखांकित भी किया। भगत सिंह का एक लेख है, मैं नास्तिक क्यों हूँ। उसमें वो कहते हैं कि गरीबी एक अभिशाप है। तो जिन गरीबों के पक्ष में उनकी संवेदना थी, जिन किसानों के पक्ष में उनकी संवेदना थी, जिन आम आदमियों के पक्ष में उनकी संवेदना थी, उसको लेकर के जो भगत सिंह का पूरा विचार लोक बना। मैं चाहता हूं कि आज हम लोग भगत सिंह को उन्हीं वैचारिक दीप्तियों के संदर्भ में याद करें और उसी भगत सिंह से दोस्ताना भी करें। एक और उल्लेख मैं करना चाहूँगा, झारखंडे राय की एक किताब है, भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन एक विश्लेषण। ये झारखंडे राय 28 से 30 के बीच में उसी क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े हुए थे, जिसमें भगत सिंह और हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जैसे नेता लगे हुए थे और उन्हीं लोगों के साथ इनका भी क्रांतिकारी जीवन और इनकी क्रांतिकारी आंदोलन में भागीदारी, हिस्सेदारी चल रही थी। 30-32 में जब ये उस पूरे आंदोलन में शामिल थे, उन्होंने क्या लिखा, जब वो सोशलिस्ट को और इस सब को लेकर के अपनी किताब में वो भगत सिंह का जिक्र करते हैं, मैं चाहता हूँ वो जिक्र बड़ा मूल्यवान है और मैं उसे ठीक उन्हीं शब्दों में आपके सामने रखूँ। वो मैंने आज साझा करने के लिए उसे लिखा भी है अपने यहाँ। उन्होंने लिखा, ये हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के सम्मेलन की ये बात है। उसी का जिक्र करते हुए झारखंडे राय अपनी किताब में लिखते हैं कि परिवर्तनवादियों के अगुआ सरदार भगत सिंह थे। वह HRA में H और R के बीच S यानी सोशलिस्ट जोड़ना चाहते थे। उनका तर्क था कि पुराना नाम कम अर्थव्यंजक है, उस नाम से दल के सारे उद्देश्यों की अभिव्यंजना नहीं हो पाती है। उन्होंने कहा कि अगर हम इसमें समाजवादी जोड़ देंगे तो हम अपने उद्देश्यों को बहुत सुस्पष्ट तरीके से जनता के सामने रख पाएंगे। और वो उद्देश्य क्या था, वो जान जाएंगे, भारत की जनता जान जाएगी कि ये जो क्रांतिकारी हैं ये भारत में मजदूर किसान राज्य चाहते हैं। क्रांतिकारियों के समाजवादी आदर्श में किसी भी तरह का उन्हें संदेह नहीं रह जाएगा। और अंततोगत्वा 28 में वो समाजवादी शब्द उसमें जुड़ा, यानी जो किसान, मजदूर, जो शोषित वंचित तबका था, उसके पक्ष में जो पक्षधरता थी भगत सिंह की, वो उन्होंने साफ साफ वहाँ रखा। एक और चीज़ का मैं ज़रूर जिक्र करूँगा, जैसे वो लिखते हैं, महात्मा गांधी का एक कोट मैं चाहता हूँ कि आपके सामने रखूँ। महात्मा गांधी लिखते हैं कि हमें किसान ही मुक्ति दिला सकते हैं, वकीलों, डॉक्टरों या धनी जमींदारों के बस की बात नहीं है।
किसान ही मुक्ति दिला सकते हैं। भगत सिंह किसानों का भारत देखते हैं, भगत सिंह मजदूरों का भारत देखते हैं। भगत सिंह के सपनों के भारत में किसानों और मजदूरों का राज है। महात्मा गांधी भी 1917 में चंपारण सत्याग्रह करने से पहले जब वो काशी विश्वविद्यालय में भाषण दे रहे हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, तो उन्होंने कहा कि हमें किसान ही मुक्ति दिला सकते हैं, वकीलों, डॉक्टरों या धनी जमींदारों के बस की बात नहीं है। ये महात्मा गांधी भी इसे देख पा रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण एक और उल्लेख है कि जब 1857 के मुक्ति संग्राम के बारे में कार्ल मार्क्स लिख रहे थे तो उन्होंने 14 जनवरी 1858 में लिखा, यह सच है कि यह संग्राम फौज और सामंतों के नेतृत्व में चला, लेकिन इसमें लड़ाई लड़ने वाले किसान और उनके बेटे ही थे। यानी 1857 से लेकर के महात्मा गांधी और उसके बाद भगत सिंह तक किसानों की भूमिका को बहुत प्रमुखता से सोच पा रहे थे, देख पा रहे थे और अपने अपने दस्तावेजों में, अपने अपने सपनों में, अपने अपने लेखन में, अपने अपने उदाहरणों में इनकी भूमिका को रख रहे थे। तो ये जो किसानों की दुनिया है, इसके बीच में हम लोग किन चीज़ों को रखना चाहते हैं, यानी कैसी चीज़ें हैं जब हमको ये कोशिश करनी होगी कि हम किसानों की दुनिया को समझना चाहते हैं, क्या करें हम। आज मैं इसलिए किसानों पे बात कर रहा हूँ कि अभी अभी किसान बिल आया हुआ है। भगत सिंह को याद कर रहे हैं, उस भगत सिंह को याद कर रहे हैं जिनके सपनों में किसान बसते थे, किसानों और मजदूरों का राज हुआ करता था। उन्हीं किसानों की आज कैसी दशा है, और इस पर थोड़ी बहुत हम लोग बातचीत करेंगे कि जो उत्तर औपनिवेशिक पूरा काल है, पूरा संदर्भ है, जो किसान हमारी भौतिक प्रगति के रीढ़ हुआ करते हैं, उन किसानों की स्थिति आज क्या है। जो किसान आज हमारी पूरी जो समृद्धि है उसकी जड़ में है, उन किसानों की स्थिति क्या है, ये किसान बिल क्या है, ये क्यों आ गया। तो थोड़ा सा हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। और मैं जब ये समझने की कोशिश करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि हम एक छोटी सी कविता है जो मैंने फिर आप लोगों के लिए रखी थी कि जब मैं अपनी बात करूंगा तो ये कविता सुनाऊंगा। ये कविता दरअसल कृष्ण मुरारी राय जी यानी कृष्ण मुरारी भैया की है, जो उन्होंने भोजपुरी में लिखी है। और ये उस कविता की मैं कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा। वो दरअसल हमारी जो आज की बातचीत है उसको बहुत अच्छे से, बहुत कम शब्दों में रेखांकित करती है। पूरी कविता ये YouTube पे उपलब्ध है, इसका लिंक भी हम लोग, मुझे उम्मीद है कि साझा कर लेंगे कभी आप लोगों के साथ। इस पूरी कविता को सुनिएगा। फिलहाल मैं उसकी कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ। गांव गिराव के हाल बेहाल बा, चौपट हो ताटे खेती किसानी, सब चौपट करे में लागल बा, अज्ञानी के संगे बड़े बड़े ज्ञानी। यानी जो गांव गिराव है, जो किसानी है, जो खेती है, जो हमारे मजदूर हैं, जो हमारा किसानों का जो उनकी पूरी दुनिया है वो चौपट हो रही है। वहाँ जो खेती बाड़ी है वो नष्ट हो रही है। अब एक पंक्ति उसकी और मैं पढ़ना चाहता हूँ उसी कविता की, कि लोग रहन पहले खेतीहर, अब हो चलल जाता टे सभे व्यापारी। आप इन संदर्भों को समझने की कोशिश करिएगा, बाद में मैं इस पे थोड़ी और बातचीत करूँगा। पूंजी बनल मलिकार बिया, अन्नदाता के देखल चाहे उघारी। फिर एक उसी कविता की पंक्ति है, खेती जो ना बिगड़ी यदि गाँव के, खेती जो ना बिगड़ी यदि गाँव के, गाँव से जो ना खुशहाली पराई, यही से खेती बिगाड़ल जाता कि मजदूरी में गाँव के गाँव हकाई। यानी जानबूझ करके हमारी खेती चौपट की जा रही है, वो इसलिए कि पूरे जो किसान हैं हमारे, उनको हम मजदूर के तौर पर डील करें। और ये कृषि संबंधों की दिक्कत क्या थी, ये कैसे होने लगा, इस कविता को बाद में हम लोग चाहेंगे कि थोड़ा इस पे और बात कर सकते हैं। फिलहाल मैं चाहूँगा कि ये जो कृषि संबंधों का रूपांतरण है, दरअसल यही मूल में है और इसी को समझने की ज़रूरत है। जो ये कृषि संबंधों का जो पूंजीवादी ढांचा उभरा, जो किसानों, आदिवासियों से उनकी खेती और उनकी ज़मीनें छीने जाने लगी, वो क्यों होने लगा। ये एक नया
डिस्कोर्स चलाया गया कि जो भी विकसित देश है उनमें अविकसित देशों की जनता और विकासशील देशों की जनता उन्हीं के विकास में अपना विकास भी देखे। ये एक बड़ी त्रासदी हुई। तो जब पूंजीवादी खेती शुरू हुई तो रोजगारी विनाश पैदा हुआ। जो रोजगार का विनाश हुआ दरअसल वो इसी पूंजीवादी संरचना की देन। ये कोशिश हो रही है कि जो पूरा क्षेत्र है, पूरे द्वीप है, पूरे महाद्वीप हैं, उनको हड़प लिया जाए, उनकी ज़मीनें ले ली जाए, वहाँ से लोगों को विस्थापित किया जाए और उन विकसित देशों की जो अधिक आबादी है या उन विकसित देशों की जो श्रम शक्ति है उसे ला करके यहाँ खपा दिया जाए। तो ये जो पूंजीवादी औद्योगिकरण है दरअसल इसने किया क्या है कि इसने बेरोजगारी बढ़ाई है, लेकिन उस बढ़ी हुई बेरोजगारी से इसे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें कैसे, इसे डील कैसे करें। तो अब ये इसका जो दमन का चक्र है वो चल रहा है, वो चारों तरफ जा रहा है पूरी दुनिया में। जो कभी ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी अभी तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं। दरअसल भारत के संदर्भों को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो थोड़ी उदासी आती है। ये एक त्रासदी है जिसे हमको समझने की जरूरत है जब हम खासतौर से भगत सिंह के सपनों की बात करते हैं। क्योंकि भगत सिंह हमेशा किसानों और मजदूरों के राज का सपना देखते थे। उनका अगर भारत होता तो शायद इस तरीके से चीज़ें नहीं होती। एक अभी किसान बिल आया हुआ है, उस पर हम चर्चा थोड़ी बाद में करेंगे, लेकिन यह जरूर याद दिलाना चाहेंगे कि ठीक 1818 में जो एक चार्टर आया हुआ था आज से 200 साल पहले, उसका मैं कहूँ कि ठीक अक्षरशः अनुवाद करके अभी जो बिल आया हुआ है वो वही है। 200 सालों में हम ठीक उसी दहाने पर हैं जहाँ गुलामी की एक नई दास्तां शायद लिखी जाने वाली है। अब थोड़ा हम इस बिल को समझने की कोशिश करते हैं कि ये बिल क्या है और ये कैसे आया है। बाद में हम थोड़े से और कुछ और जो बिल आए थे उनकी भी चर्चा हम करेंगे। तो अभी ये जो बिल आया हुआ है ये 3 बिल है विधेयक। एक है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, एक है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक है, संवर्धन और सुविधा विधेयक है, दूसरा है मूल्य आश्वासन किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता विधेयक है। तो ये जो तीनों विधेयक हैं, इन तीनों विधेयकों से साफ साफ यह इंगित है कि कैसे जो हमारी खेती है उस पर से किसानों को बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। और जो इसमें आशंकाएं हैं वो किस तरह की आशंकाएं हैं। एक तो यह है कि आप मंडी में जो आप अभी तक बेचते थे और उसकी भी हकीकत क्या है। जैसे ये जो आशंकाएं हैं वो क्या हैं, उनको मैं 4-5 पॉइंट से उनको मैं रखता हूँ कि क्या आशंकाएं हैं, उसकी हकीकत क्या हो सकती है। तो एक तो आशंका यह है कि जो फसलें हैं हमारी वो औने पौने दाम पर किसान बेचने को बाध्य होंगे। कारपोरेट के सामने भला किसान कहाँ टिकेंगे, ये समझने वाली बात होगी। एक तो है कि फसल की कीमत किसान तय नहीं कर पाएंगे। कृषि विशेषज्ञ जो एक देवेंद्र शर्मा जी हैं वो कहते हैं कि यह सिस्टम तो अमेरिका में फ्लॉप साबित हुआ, फिर उसको यहाँ लागू करने की क्या ज़रूरत है। तो जब मैंने पहले शुरू में आपसे कहा था कि जो विकसित देश हैं अपने यहाँ की जो श्रम शक्ति है उसे अविकसित और विकासशील देशों में उनकी ज़मीनें हड़प करके वहाँ स्थानांतरित करना चाहते हैं। तो ये उसकी एक कोशिश है। किसानों और आढ़तियों के खिलाफ ये बिल है, कारपोरेट पूंजीपतियों के पक्ष में है। ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं, ये मंडी सिस्टम खत्म है और ठेके की शुरुआत है। अब कैसे है ये, इससे थोड़ा समझते हैं। और फिर आप जरा सोचिए कि ये कितना बड़ा व्यंग है जब आप कहते हैं कि उत्तम खेती। ये कौन सी उत्तम खेती हो रही है जहाँ इतनी तरह के लोभ लालच और कारपोरेट सेक्टर पूरा भिड़ा हुआ है। ये कौन सी उत्तम खेती हो रही है जहाँ किसान मर रहे हैं, जहाँ किसान खेती छोड़ रहे हैं। तो मैं एक उदाहरण लेता हूँ कि 14 और 15 में जो राष्ट्रीय आमदनी में खेती का हिस्सा था वो 18.2% था और 19 और 20 में वही हिस्सा 16.5% हो गया।
वर्ष याद रखिएगा, क्योंकि मैं बाद में जो बता रहा हूँ वो इसी से रिलेटेड है। 14 और 15 में खेती में राष्ट्रीय आमदनी में खेती का हिस्सा 18.2% था, और 1920 आते आते वो 16.5% हो गया। अब एक और चीज़ देखते हैं कि 16-17 में जो कृषि की विकास दर थी वो 6.3% थी, और 19-20 में आते आते वो 2.8% हो गई। लेकिन 20-23 में किसानों की आय दुगनी करनी है, ये भी तो है ना, कि 20-20 में किसानों की 20-23 आते आते किसानों की आय दुगनी करनी है। लेकिन हो क्या रहा है कि जो 14-15 में राष्ट्रीय आमदनी में खेती का हिस्सा 18.2% था, वो 19-20 आते आते 16.5% हो गया। जो 16-17 में कृषि की विकास दर 6.3% थी, वो 19-20 आते आते 2.8% हो गई। और एक जो आंकड़ा है वो बताता है, अशोक गुलाटी जी कहते हैं कि अगले कई वर्षों तक अगर कृषि की विकास दर 10% से अधिक रही तो संभव है कि कई वर्षों में जाकर के किसानों की आय दुगनी हो। अभी तो ये 2.8% है, अगले कई वर्षों तक 10% से ऊपर जाएगी तब ये विकास होना है। और ये 20-20 है तो 23 तो महज 3 साल है ना, तो 23-23 में किसानों की आय दुगनी होनी है। ठीक है, 15-16 के बाद, वर्ष 15-16 के बाद किसानों की जो औसत आय है उसका डाटा आना बंद हो गया। जैसे बेरोजगारी के आंकड़े सरकार नहीं बताना चाह रही थी, उसी तरह से किसानों की जो औसत आय है वो डाटा आना बंद हो गया। लेकिन एक आंकड़ा है, उसको भी देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या उसके पीछे। 29 फरवरी को 2016 में ई नाम की योजना आती है जो इसी सरकार ने लागू किया था, और उसमें हुआ क्या था कि 585 लगभग 600 मंडियों को उससे जोड़ा गया। और 14 अप्रैल 2016 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बताते हैं कि इससे यह अद्भुत योजना है जो 14 अप्रैल 2016 को ई नाम करके योजना आई थी, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं। उसका वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते होंगे। उसके बारे में प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं कि यह जो योजना है यह अद्भुत योजना है, इसमें बिचौलियों को भी फायदा होगा, बिचौलियों को भी फायदा होगा, इसमें किसान को फायदा होगा, उपभोक्ता को फायदा होगा, जो थोक व्यापारी है उसको फायदा होगा, सबसे बड़ी बात कि बिचौलियों को भी फायदा होगा। ये प्रधानमंत्री जी खुद घोषित कर रहे हैं। यह अद्भुत है कि सबको इससे फायदा होना था, यह अनूठी योजना थी। लेकिन इसके बारे में प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं कि अब तक किसानों के जो हाथ पांव थे वो बांध कर रखे गए थे और बिचौलिए बहुत मजबूत हो गए थे। बिचौलियों का जो ताकतवर गिरोह था वो पैदा हो गया था। इससे ये खत्म होगा। ये जो 3 बिल आए हैं इससे बिचौलिए खत्म होंगे। लेकिन इसी सरकार में हमारे माननीय प्रधानमंत्री 4 वर्ष पहले उन्हीं बिचौलियों को मजबूत कर रहे थे, उनका फायदा करा रहे थे। और अब ये बताया गया कि ये ताकतवर गिरोह हो गया था, इसको खत्म कर दिया गया। तो इन 4 वर्षों में ई नाम योजना थी, उसका क्या हुआ, वो क्या हो गया, ये कौन सा बिल आ गया फिर। 14 अप्रैल 2016 की घोषणा थी कि किसी को भी कहीं भी अपनी शर्तों पे आप बेच सकते हैं। फिर 21 सितंबर को भी यही बताया गया कि किसी को भी कहीं भी बेच सकते हैं। आप जरा सोचिए, देखिएगा कि एक किसान अपने गांव से दूसरे गांव में कितनी मुश्किल से जा पाता है, एक किसान अपने जिले से दूसरे जिले में कितनी मुश्किल से जा पाता है, एक किसान अपने राज्य से दूसरे राज्य में कहाँ जाएगा। असम का किसान केरल कैसे जाएगा, यूपी का किसान राजस्थान भी नहीं आ पाता है, बिहार का किसान तमिलनाडु कैसे जाएगा। तो ये जो घोषणाएं हैं, मुझे लगता है कि 4 वर्षों में फिर ई नाम योजना का क्या हुआ। तो ये जो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था है, मैं बार बार इस पे फोकस कर रहा हूँ कि जो बाजार की खोज के लिए ये औपनिवेशिक व्यवस्था है कि कोई यहाँ का सामान वहाँ नहीं बेच सकता। जब आप एक गांव से दूसरे गांव में जाने में मुश्किल है, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में नहीं जा सकते, तो फिर बिहार का किसान तमिलनाडु में, तमिलनाडु का किसान बिहार में कैसे देखेगा रेट और कहाँ जाके इसको बेचेगा।
अभी मैं जिन चीज़ों पे फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये परंपरा कहाँ से आती है। जैसे आप पूरी 18वीं 19वीं 20वीं शताब्दी को देखिए, तो उसमें जो हमारा औपनिवेशिक और सामंती शोषण हुआ, ये दरअसल उसी की सदी थी। ये भूमि संबंध बदले, अस्थाई बंदोबस्त आया, फिर अस्थाई बंदोबस्त आया, फिर नकदी वसूली हो गई। और 1891 में, जरा याद करिएगा, 1891 में देश की 61% आबादी कृषि पर आश्रित थी, 1891 में। और 1931 तक 75% आबादी उसी खेती पर आ गई। तो जो 1855-56 का, 90 का, 91 का, फिर 16 का, 17 का जो चंपारण और किसान आंदोलन हुए, इन्होंने क्या किया था? दरअसल ये एक बड़ी तब्दीली आई थी कि जो हमारी खेती थी और जो हमारे शिल्प और उद्योग थे, वो कैसे चौपट किए गए। एक बड़ी आबादी जो शिल्प उद्योग में लगी हुई थी, वो अचानक वहाँ से उठ करके और खेती पर आ गई। तो खेती पर अपने से इतना बोझ था कि ये हो नहीं पाता था। लेकिन जब ये आबादी आ गई तो फिर और मुश्किल हुआ। मैं बिहार के कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूँ कि 1810 में भागलपुर का जो तसर उद्योग था, वो बड़ा विकसित उद्योग था, लेकिन उस समय वहाँ 3275 करके चलते थे 1810 में। लेकिन 1877 आते आते महज 13 लोग बचे जो इस उद्योग में बचे हुए थे। बाकी सब लोग कहाँ गए? तो वो सब लोग खेती पर आ गए। और खेती का जो मामला था वो भी बड़ा माने अटपटा सा था। शहर के शहर वीरान हुए, जैसे कोरोना में हुए। और जब कोरोना से मजदूर, करोड़ों मजदूर जब अपने घर में गए, घरों को गए, तो ये कहा गया कि उनके लिए यहीं पर व्यवस्था होगी। तो ऑलरेडी जो पहले से ही खेती अपने बोझ से टूटी हुई जा रही थी, वो इन मजदूरों का जो बोझ था वो कैसे उठा पाती। तो इसी तरह की कुछ स्थिति आज से 200 साल पहले भी थी, जब 1818 में वो चार्टर एक्ट आया। और उसमें उसके बाद क्या हुआ कि 1818 में जो चार्टर एक्ट आया, उसके बाद जबरिया कैश क्रॉप्स की खेती कराई जाने लगी। नील की खेती का जो बिल आया वो 1835 में आया। लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि 1869 जाते जाते बड़ा विद्रोह भी हुआ। अभी मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे हम लोग अलग तरीके से बात कर सकते हैं, लेकिन अभी दो चीज़ों पे बात करते हैं। एक तो ये कि जो 1818 का एक्ट आया, चार्टर एक्ट था, उसने कैसे खेती को और किसानी को मुश्किल बनाया, कैसे ठेके पर दिया। और इस बिल में भी किसान जो उनकी खेती है, जो उनकी फसल है, ये कारपोरेट तय करेंगे। वो लागत उनको पहले मिल जाएगी, पैसा वो पहले दिया करेंगे। अभी जो 20 का बिल आया है, 20-20 वाला बिल है, तो इसमें कारपोरेट कंपनियां ही तय करेंगी कि आप कौन सी फसल उगाएंगे। फसल उगाएंगे तो कौन सा बीज लगाएंगे, बीज लगाएंगे तो कौन सा खाद देंगे। ये इस तरह के भी प्रावधान इसमें किए गए हैं। और आप पैसा पहले ले सकते हैं। तो ये जो ठेका पर खेती है, जो कारपोरेट खेती है, जो सीधे सीधे बंधक बनाने वाली खेती है, ये ठीक उसी तरह की खेती है जैसे 1818 में वो जो चार्टर एक्ट आया और 1813 में जो 35 में जो नील की खेती करने के लिए बिल आया हुआ था, उसमें भी तो पैसा दे करके खेती होती थी। तो ये एक ठीक उसी तरह से गुलाम बनाने वाली व्यवस्था है जी। तो जो मैं 1818 के चार्टर का जिक्र कर रहा था, उसके चलते हुआ क्या, बहुत रोचक एक चीज़ है कि ब्रिटिश नागरिकों को भारत में व्यापार करने की छूट मिल गई। तो यहाँ से जो कच्चा माल जाता था, वहाँ मशीनों में वो पैदा होता था, वो बनाया जाता था, और तैयार माल जब यहाँ आता था तो बहुत सस्ता मिलता था। तो 18 में वो एक्ट आया और 18 से 20 के बीच में 2 सालों में, महज आज से ठीक 200 साल पहले, महज 200 सालों में भारत का बाजार उन विदेशी वस्तुओं से भर गया। ऐसी कोई स्थिति नहीं थी कि भारत का कोई भी सामान पाश्चात्य देशों में या पाश्चात्य बाजार में जाकर के बेचा जा सके, ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। 200 साल पहले 2 वर्षों में जो हुआ, मुझे लगता है कि ये जो बिल आ गया है या जो किसानों के लिए बिल लाया गया है, जितना मैं समझ रहा हूँ, हो सकता है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ,
लेकिन जितना मैं समझ रहा हूँ मुझे लगता है कि इससे कारपोरेट की दखलंदाजी बढ़ेगी, किसान अपनी भूमि से बेदखल होंगे, किसान जो खेती कर रहे थे उनके लिए वो और घाटे का सौदा होने वाली है, क्योंकि वो अपने तरीके से खाद्यान्न नहीं उपजाएंगे, वो कैश क्रॉप्स पर जाएंगे और तो वो जिनके फायदे के लिए उपजा रहे हैं उन्हीं का फायदा होगा, किसानों का उसमें फायदा नहीं है। जो नील की खेती थी, जो कपास की खेती थी, जो जूट की खेती थी, अभी भी आप देख लीजिए कि महाराष्ट्र के और विदर्भ के जो तमाम किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं वो किस चीज़ की खेती कर रहे हैं, वो कैश क्रॉप्स की खेती कर रहे हैं। तो जब आप अपना खाद्यान्न नहीं उपजाएंगे और खेती बेचने के लिए करने लगेंगे, खेती व्यापार के लिए करने लगेंगे, तो आप तो इस खेल के बहुत छोटे व्यापारी हैं। आपके पास पूंजी ही कितनी है कि आप व्यापार कर सकते हैं? आपके पास पूंजी ही कितनी है कि आप अपने सामान को 2 साल, 5 साल, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने भी रख सकते हैं? तो आपकी खेत से ही आपकी उपज उठेगी और आप उसका कुछ नहीं कर पाइएगा। आप उसका न भाव तय करेंगे, न उसका दाम तय करेंगे, न उसकी मार्केटिंग तय करेंगे। ये मुझे लगता है कि अभी एक झूठ मूठ का छलावा है कि हम सारी ज़मीनों को यहाँ से वहाँ कर देंगे और सारी जो हमारी खेती होगी वो यहाँ से वहाँ हो जाएगी। तो फिर मुझे लगता है कि कुछ जो चीज़ें हैं हमको वो समझने की ज़रूरत है कि ये जो किसान हैं कैसे इनको धीरे धीरे हाशिए पर किया गया। इसकी एक बड़ी लंबी कहानी है, उसी के तहत हम लोग आज यहाँ हैं कि अब लग रहा है कि जो तमाम ये जो आंदोलन हो रहे हैं, ये आंदोलन आज के नहीं हुए हैं, पिछले 10-20 वर्षों से लगातार आंदोलन चल रहे हैं। और आज जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ भगत सिंह की जयंती के अवसर पर, भगत सिंह को जब याद कर रहा हूँ, भगत सिंह इसी देश के थे और पंजाब से आते थे, तो आज वही पंजाब सर्वाधिक जल रहा है। उसी पंजाब में इन चीज़ों को लेकर के, जहाँ हरित क्रांति हुई थी, इन चीज़ों को लेकर के ज़्यादा उबाल है। यानी मुझे लगता है कि वहाँ ठीक से इन चीज़ों को खोल कर समझने की कोशिश की जा रही है। वहाँ के किसान इन चीज़ों को देख समझ पा रहे हैं और मुझे लगता है कि सरकार को भी इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आखिर इसी देश की सरकार है और किसान इसी देश में आते हैं, तो आप कारपोरेट के पक्ष में तमाम नीतियाँ बना लें, लेकिन अगर खाद्यान्न नहीं होंगे, किसान अगर मरेंगे, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई भी सुखी रहने वाला है। तो मुझे लगता है कि आज भगत सिंह को जब हम लोग याद कर रहे हैं और भगत सिंह का जो जहाँ घर था, जो पंजाब राज्य है, उसमें जब किसान इतना उबल रहे हैं, तो उन सारे संदर्भों को याद करते हुए, उन सारी स्मृतियों को अपने जहन में रखते हुए कोशिश ये करनी होगी कि हम भगत सिंह को याद करें, भगत सिंह के सपनों को याद करें। भगत सिंह के सपनों का जो भारत था, उसमें जो किसानों और मजदूरों के राज की कामना की गई है, उसको भी अपनी स्मृतियों में रखें और कोशिश करें कि जो इस देश का अन्नदाता है, जिसकी मेहनत पे ये देश बना हुआ है और ये हम लोग सब लोग खा पी रहे हैं और सब लोग अच्छा जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस किसान की भी हैसियत अच्छी हो, वो आत्महत्या न करे, वो भूखों न मरे। तो इतनी सी बात मुझे करनी थी। लेकिन अभी जो मुझे लगता है कि आज हम लोग भगत सिंह को सलाम करें, भगत सिंह से दोस्ताना करें और विचारों की शान को तेज करें, जिस पे क्रांति होती है, जिस पे परिवर्तन होता है, और उसमें किसानों और मजदूरों की दुनिया बनाएं। क्योंकि वही दुनिया विचार की दुनिया है, वही दुनिया प्रतिरोध की दुनिया है और वही दुनिया मनुष्यता की दुनिया है। तो उस दुनिया को याद करें, भगत सिंह को सलाम करें और आप सब लोगों को सलाम करें। बाद में बात को मंच को भी सलाम करें कि हम लोग ये बातचीत कर पा रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।